फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे एग्जाम टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करने के बाद किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेनली मेरे चैनल पर टीचिंग स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं ज़्यादातर बात टीचिंग स्टूडेंट की करती हूँ। और अभी फिलहाल बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम है। आप में से बहुत सारे लोगों ने टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 का एग्जाम दिया होगा। बहुत सारे लोग सिलेक्ट भी हो गए होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ होगा। मुझे अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं कि मेरा सिलेक्शन कुछ नंबर से नहीं हुआ है, अब मुझे लग रहा है कि मैं एग्जाम की तैयारी छोड़ दूं, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा फील होता है ना कि अब मैंने तो पूरी ताकत लगा दी थी इस एग्जाम में लेकिन इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं, तो याद रखिएगा उसी टाइम भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। बस उसके बाद आप हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना, सक्सेस आपके सामने होगा। तो इसीलिए होपलेस मत होइए। हाँ, कुछ ऐसे टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने के बाद आपके लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने टीआरई 1.0 में 80 मार्क्स लाया था प्राइमरी के एग्जाम में। टीआरई 2.0 में 6 to 8 और 9, 10 दोनों के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। और टीआरई 3.0 में दोबारा से 9, 10 के लिए मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो टीआरई 4 पॉइंट के लिए फ्रेशर कैंडिडेट हो या फिर जिनका सिलेक्शन टीआरई 3.0 में नहीं हुआ हो, उनको मैं कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस से पॉइंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करने के बाद आपके लिए तैयारी कहीं ना कहीं सुलझ जाएगी। क्योंकि कभी कभी जब हम प्रिपरेशन करने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है और सिलेबस हमें समंदर जैसा लगने लगता है। और जब एग्जाम का टाइम आता है तो हम पजल्ड हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है पर याद कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस टाइम पे ज़रूरी होता है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा, कंटेंट को जो है लिमिटेड रखें और रिवीजन को मल्टीपल टाइम करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ बिना देरी के। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है टीआरई 4.0 के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका सिलेक्शन चाहे टीआरई 3.0 में 1 नंबर से भी क्यों ना रुक गया हो या फिर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि आप टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है किस सब्जेक्ट में आप थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा और किस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे जब मैं टीआरई 1.0 की तैयारी कर रही थी तो मैं आपको बताऊं, मेरा जीके जीएस बहुत ज़्यादा वीक था। और जब मैंने उस टाइम पे तो कोई हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं था, मैंने बस ऐसे ही एक सेट सॉल्व किया था जिसमें मेरे जीके जीएस में बहुत कम नंबर आए थे। तो फिर मैंने जीके जीएस पर मेहनत करना शुरू किया। मैथ्स और साइंस में मैंने अच्छा स्कोर कर लिया था। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं पीछे होंगी तो जीके जीएस की वजह से, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो जब आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, हमारे साथ क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम क्वेश्चन पेपर बस देख लेते हैं और देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। और जब आप उसको रियलिटी में सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लिया और आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अच्छा हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन मुझे पता है 1930 में हुआ था। लेकिन अगर वही क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि आप सीक्वेंस बताइए कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था, जैसे कौन सा एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे आंदोलन को आप अरेंज कीजिए, असहयोग आंदोलन, कैबिनेट मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सबको अरेंज करना है, तब फिर आप शायद कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आपको उस टाइम पे एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहेगा। तो यही फायदा होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कहाँ से पूछ रहा है और मुझे कितनी तैयारी करने की जरूरत है। तो सबसे पहला स्टेप फ्रेंड्स आपका यही होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन पेपर को जब आप स्टार्टिंग में तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एक बार सॉल्व कीजिए। और जब आपका तैयारी खत्म होने वाला रहेगा एंड में, तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चन पेपर्स को ही बार बार रिवीजन करके जाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके अराउंड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर्स को कभी भी हल्के में मत लीजिए। हम बहुत बार ऐसा होता है कि इसी चीज को, मेन पार्ट को छोड़ देते हैं और उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेते हैं और एंड में से सॉल्व करते हैं। नहीं, आप इसको स्टार्टिंग में सॉल्व कीजिए। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री में ये स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज़्यादा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ, जीके जीएस में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन में इग्नोर भी कर दूँ तो चलेगा। और जब आप पढ़ाई करते रहेंगे ना तब आपको याद आएगा कि अच्छा,
इस टॉपिक से तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसे मुझे ज़्यादा पढ़ना है। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि क्वेश्चन पेपर्स को एक बार आप बैठ के तसल्ली से सॉल्व कर लीजिए, खुद को एनालाइज कर लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं, किस में मेहनत करने की ज़रूरत है और किस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करती हूँ। तो दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप एक कोर्स परचेज कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे टीचर्स के, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सारी प्रिपरेशन खुद से की, यूट्यूब से की। लेकिन आपको पता है आज के ज़माने में आप यूट्यूब खोले जाएंगे ना, आप बस इतना सर्च कीजिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी रिलेटेड टू बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स, आपके पास 100 से ज़्यादा वीडियो आ जाएंगे। अब आप बताइए, आप वो सारे 100 वीडियो देखने में अपना जितना टाइम वेस्ट करेंगे, और उससे अच्छा होगा कि आप ज्योग्राफी का कोई बेसिक से कंटेंट पढ़ लीजिए, ताकि आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग रहे और ताकि जब क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल के पूछे जाएं तो आप रिलेट करके आंसर दे सकें। तो इसीलिए कोर्स परचेज करना वीवीआई है, क्योंकि जब हम कोर्स परचेज करते हैं तो हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं। हमें पता होता है कि आज हमारी हिस्ट्री की क्लास लगने वाली है, आज ज्योग्राफी की लगने वाली है, आज हिंदी की लगने वाली है, आज इंग्लिश की लगने वाली है, तो हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है ना, और हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे अगर आपकी हिस्ट्री की हर दिन क्लास होती है, हर एक दिन, तो आपको हर एक दिन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और जितना टीचर्स पढ़ाते हैं अपने कोर्स में, अगर आप उसको भी बहुत बार रिवीजन करके चले जाएंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो इसीलिए कोर्स परचेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्स परचेज करने के बाद ना फ्रेंड्स हम डाइवर्ट नहीं होते हैं, हमारे पास एक लिमिटेड कंटेंट होता है। और आपको पता है जो टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और जो कोर्स में पढ़ाते हैं, आप कभी देखिएगा यूट्यूब पे वैसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जिसका आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता हो, ताकि उनका जो है कोर्स ताकि उनका वीडियो सब लोग ज़्यादा देखें। लेकिन कोर्स में वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो इसीलिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए फ्री के कंटेंट पे मत भागिए। अगर आपको एक जॉब चाहिए तो उस पर थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए। आपको जिस भी टीचर से अच्छा लगता है पढ़ना, उनका परचेज कीजिए। यूट्यूब पे मुझे सारे टीचर अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकती कि इसको कम नॉलेज होगा, इनको ज़्यादा नॉलेज होगा, नहीं, सारे टीचर्स मतलब मुझे इक्वली लगते हैं। आप किसी भी एक टीचर पर ट्रस्ट बनाइए और कोर्स परचेज करके उनके कंटेंट को बस फॉलो कर लीजिए। उतना भी आप ईमानदारी से फॉलो कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब मैं तीसरा पॉइंट शेयर करती हूँ। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स मल्टीपल रिवीजन। फ्रेंड्स अब मल्टीपल रिवीजन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल रिवीजन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपने जैसे हिस्ट्री का क्लास लिया, पहले दिन वो कितना पढ़ाएंगे आपको, एक पन्ना दो पन्ना पढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले दिन ही आपको क्या करना है, उसको लर्न कर लेना अच्छे से। पढ़ने के तुरंत बाद अगर आप किसी चीज़ को लर्न करेंगे तो उसको लर्न करने में कम टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत कम पढ़ाई हुआ है, इसमें नहीं, इसको लर्न नहीं करते हैं। बाद में आगे जब ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इसे पढ़ना चालू करेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका पहले दिन कोर्स में जो भी पढ़ाई हो रहा है, आप पूरा उसको रिविजन करेंगे, सारा कुछ रिविजन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरे दिन पढ़ाई होता है, तो दूसरे दिन पढ़ाई करने से पहले आपने जो भी हिस्ट्री का पढ़ा था, ज्योग्राफी का जो भी पढ़ा था, मतलब हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो आप पीछे का एक दो पन्ना पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप ना कभी भूलेंगे ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे। इस तरह से मल्टीपल रिवीजन कीजिए, और जब आपका कोर्स एंड होने लगेगा तब आप देखिएगा कि आपको हर एक पेज अपनी कॉपी का याद रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस करती थी, और आपको भी हर बार कहती हूँ कि बार बार रिवीजन करके पढ़िए, बार बार, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं क्या करती थी कि जैसे पहले दिन जो मैंने पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ने से पहले पहले दिन का रिवीजन करूंगी, और जब तीसरे दिन पढ़ने जाती थी तो पहले और दूसरे दिन का रिवीजन करूंगी। तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि जब मेरा कोर्स एंड होने लगा तो मुझे पीछे का सब कुछ याद था। ऐसा नहीं था कि मुझे याद नहीं है कुछ भी, या मुझे बिल्कुल लगे कि अरे इतना नोट्स हो गया, इसको अभी पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं। तो ऐसे ना शॉर्टेड रखिए अपनी स्टडीज को, बिल्कुल। आप देखिए कि आप, क्योंकि फ्रेंड्स पता है क्या होता है, जब हम पढ़ाया हुआ चीज को तुरंत पढ़ते हैं तो हमें उसे लर्न करने में बहुत कम टाइम लगता है, और वो दिमाग में ज्यादा देर के लिए बैठ भी जाता है। तो इस चीज को आप जरूर फोकस कीजिए, इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए पढ़ाई ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद
अब मैं नेक्स्ट पॉइंट शेयर करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी का हिमालय पर्वत पढ़ लिया पूरा अच्छे से, है ना। तो जब आपने हिमालय पर्वत के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, आपका कोर्स में वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपने अपने नोटबुक से सब कुछ लर्न कर लिया है, इसके बाद आपको यूट्यूब पे आना है और यूट्यूब पे आपको हिमालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन सर्च कीजिए और फिर उसका एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। तो जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं याद आ रहा है या कोई क्वेश्चन हमको नहीं पता है, तो उसको जब हमने नोट्स में जाके देखेंगे कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा, तो वो चीज़ हमेशा के लिए हमारे दिमाग में परमानेंट हो जाती है। तो आपको एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करने हैं। कोई भी एक टॉपिक जो आपने खत्म कर लिया है उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना आपका फर्ज हो जाता है। और याद रखिएगा, एक टॉपिक से कम 100 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो हर टॉपिक से फ्रेंड्स आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मिनिमम, और आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जब आप एमसीक्यू देखते हैं बहुत सारे टीचर्स का, तो आप डाइवर्ट मत होइएगा वहाँ पे कि अरे ये टीचर का एमसीक्यू थोड़ा हार्ड है तो ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाता होगा, मेरे टीचर तो बहुत आसान आसान सवाल कराते हैं। तो एक्चुअली में वो जो टफ क्वेश्चंस है टीचर्स वो इसलिए ही डालते हैं ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट हो और आप उनका कोर्स परचेज कर सकें। तो इसीलिए जिस टीचर का पढ़ते हैं उस पर 100% भरोसा कीजिए। उनका कंटेंट भी आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करके चल जाएगा एग्जाम में ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, मेन सब्जेक्ट जो 6 to 8 पे आता है वो है 80 मार्क्स का। 9-10 में भी 80 मार्क्स का आता है और इसको आपको कहाँ से कंप्लीट करना है। एक तो आपका सोर्स होगा एससीईआरटी। एससीईआरटी का पेज वाइज पेज क्वेश्चन आप कर लीजिए कंप्लीट। ये वीवीआई बुक है। जैसे अगर मैं 9-10 मैथ्स की बात करूं तो 80% क्वेश्चन जो है वो एससीईआरटी की किताब से आते हैं। वो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं डालेंगे। अब इतना तो हम बुद्धू नहीं है ना कि हम एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब बनाए। तो वो क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव डाल देंगे, थोड़ा उसका नंबर इधर उधर कर देंगे, पर पैटर्न वही होता है। तो आप एक बार देखिएगा चेक करके। स्पेशली मैं 9-10 मैथ्स का मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, टीआरई 2.0 में भी और 3.0 में भी। तो उसमें ना एससीईआरटी की किताब से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। टीआरई 1.0 में तो 2-3 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे। तो इसीलिए कभी भी इस बुक को ना हल्के में मत लीजिएगा। आपको लगेगा कि ये किताब हल्का है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो एक तो इसका सोर्स हो जाएगा 80 मार्क्स का प्रिपरेशन के लिए कि आप एससीईआरटी की किताब करें, और दूसरा सोर्स जो आपका कॉन्टेंट, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, जो आपका कोर्स का कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि सारे टीचर ना एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के अराउंड ही प्रिपरेशन कराते हैं। वो आपको एकदम हवा में ले जाके कोई कहीं और दुनिया का सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है उसी के इर्द गिर्द वो आपको घुमा घुमा के पढ़ाते हैं। तो इसीलिए कोर्स का कंटेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 40 मार्क्स का जीके जीएस। अब 40 मार्क्स के जीके जीएस में इंसान को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ से करें। तो मैंने ना फ्रेंड्स एक प्राइमरी का वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने जीके जीएस को डिटेल में बताया है कि कैसे कंप्लीट करना है और अच्छा स्कोर करना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको 2 हिंट देना चाहूँगी कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो एनालाइज कर लीजिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है जो कि ईजी होता है। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन मतलब ना के बराबर पूछे जाते हैं, है ना। और इसमें मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, करंट अफेयर्स, इसको ना फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो कि रोज़ कुमार भरोसा का 1-1 घंटे का करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। मैंने कभी भी करंट अफेयर्स को डे 1 से नहीं पढ़ा है। मैं क्या करती हूँ कि एग्जाम से 10 दिन पहले जो मैराथन वीडियोज़ आते हैं करंट अफेयर्स का, कि जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन जो होता है, 6 मंथ का कंपाइलेशन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बुलेट सीरीज, जो भी होता है इस तरह का मैराथन सेशन, मैं उनको देख लेती हूँ। उनको देखने के बाद उनको पढ़ लेती हूँ। उसमें 5 से 6 वीडियो रहेंगे, आपको 10 दिन लगेगा कंप्लीट करने में, लेकिन उतना ही टाइम दीजिएगा। 10 दिन अगर आप 2-2 घंटे भी दे देंगे करंट अफेयर्स पे तो आपको उतने में करंट अफेयर्स हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल डेप्थ से नहीं पूछा जाता है, जो बिल्कुल नेशनल न्यूज होते हैं ना, एकदम जो एकदम हाईलाइटेड है, जैसे जातीय जनगणना हो गया तो उससे क्वेश्चन पूछेगा। हमें पता था कि जातीय जनगणना बिहार में हुई है तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहार का, तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। तो ऐसे करके आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एंड में पढ़ाया जाता है, जो कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मैराथन कराते हैं यूट्यूब पर, आप वहां से पढ़िए। करंट अफेयर्स में डेली 1-1.5 घंटा बर्बाद करना मुझे कहीं से बेनिफिशियल नहीं लगता है। और बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है इस पर सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में भी आपको किस पे मेहनत करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है।
और ज्योग्राफी पे भी कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से भी पूछे जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसे है ना कि और इस ज्योग्राफी में ना फ्रेंड्स ईवीएस भी आ जाता है, और साइंस एंड मैथ्स। अगर आप ये 4 टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप ना 40 मार्क्स से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो थोड़ा सा ना मतलब दिमाग लगा के पढ़िए। ऐसा नहीं कि मुझे पूरा समंदर पढ़ना है, जीके जीएस में बहुत सारी चीजें आती है, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 40 मार्क्स का जीके जीएस का हो गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो फ्रेंड्स आपसे डिस्कशन करूंगी कि टीआरई 3 का जो एग्जाम है फ्रेंड्स वो अगस्त से पहले, या मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन है वो आया था फरवरी में, और अभी तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो टीआरई 4 के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है तो सरकार हमेशा चाहेगी कि कोई भी जो एग्जाम है उसका रिजल्ट, नियुक्ति पत्र बांटना, ये सब जस्ट इलेक्शन के पहले हो, ताकि लोगों को याद रहे कि इस गवर्नमेंट ने मुझे जॉब दी है तो मुझे इसको वोट भी करना है। तो इसी वजह से टीआरई 4 को ना खींचा जाएगा। मतलब सब तो कह रहे थे पहले कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मार्च में एग्जाम हो जाएगा, पर आप देखिए कि जनवरी स्टार्ट हो गया लेकिन नोटिफिकेशन का कोई नामो निशान नहीं है। तो मेरे हिसाब से टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, लेकिन वो इसको थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे। मतलब नोटिफिकेशन ही आपका मार्च अप्रैल में आएगा, फिर 1 महीने के बाद एग्जाम होगा। मतलब एग्जाम इस तरीके से होगा कि वोट और एग्जाम में नियुक्ति पत्र बांटना दोनों साथ साथ हो सके, है ना। तो आप ये बात समझिए कि अभी भी टीआरई 4.0 के एग्जाम में जुलाई से पहले नहीं होने वाला है ये। तो आप मान के चलिए कि आपके पास 6 महीने हैं, आपके पास अभी 6 मंथ है फ्रेंड्स, और 6 महीने में हर दिन आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है। हर दिन 8 आवर्स, 8 आवर्स फॉर 6 मंथ। अगर आप 8 घंटे 6 महीने के लिए पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपकी लाइफ अलग होगी। अभी जितना आप परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मेरी जॉब नहीं है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन एक डेडिकेशन आप अपने दिमाग में रख लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे 8 घंटे हर दिन मुझे 6 महीने तक पढ़ने हैं। अगर आप आज से भी शुरू करें तो 6 महीने बहुत है टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको बता रही हूँ आपका सिलेक्शन उसमें आराम से हो जाएगा, और उसके बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो ये आप ये सारा फॉलो करिए ना मत करिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, अच्छा कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आज का दिन वेस्ट हो गया। तो आपको पता है आप जैसे जैसे एक एक दिन वेस्ट करते हैं आप ना 1000 कैंडिडेट से पीछे होते जाते हैं, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं एग्जाम में लैग करते हैं। तो अभी से ना फ्रेंड्स आपको अपना एक दिन का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। 8 घंटा पढ़ने के बाद आपके पास जो टाइम बचे उसमें आप खाना बनाइए, अपने बच्चे देखिए, घूमने जाइए, पार्टी कीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन 8 घंटा एकदम इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई करने के लिए। आप कॉपी किताब अपना सुबह 6 बजे निकाल के बैठ जाइए और एकदम सरेंडर कर दीजिए अपने कॉपी किताब को, कहिए कि अभी मैं तुमको लेकर बैठा हूँ, अभी मैं सरेंडर करता हूँ कि अगले 8 घंटे तक मुझे बेड पे जाना नहीं है, सोना नहीं है। 8 घंटे टेबल चेयर पर बैठकर जो भी मेरा कंटेंट है पढ़ाई का, जितना भी मुझे देखना है वीडियोस, जितना मुझे रिवीजन करना है, वो सब मैं कर सकूं। और अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं तो इसके लिए तो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कट ऑफ हमेशा हाई जा रहा है। टीआरई 2.0 में जितना मैथ्स का कट ऑफ था 94 था जनरल मेल का, और अभी देखिए 102 गया है 9th-10th में। तो कट ऑफ जो है वो हाई ही जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, तो आपको भी डेडिकेशन के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको टीआरई 4.0 में ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए वीडियो लाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।